अरे कविता बहू, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक रसोई में ही घुसी है। और कितना समय लगेगा खाना बनाने में? मेरा तो भूखे पेट बुरा हाल हो रहा है। अभी ला रही हूँ माँ जी, बस 10 मिनट दीजिए। दाल को तड़का लग चुका है और रोटियां बस फूल ही रही हैं। ना जाने मुझे कैसी आलसी बहुएं मिली हैं। एक को खाना बनाने के लिए कहो तो वो 1 घंटा लगाएगी और दूसरी को सफाई के लिए कहो तो वो पूरा दिन झाड़ू ही पीटती रहेगी। अरे एक हमारा समय था, हम तो एक टांग पर खड़े रहकर सारा घर संभाल लेते थे, पूरे खानदान की मेहमान नवाजी करते थे और मजा आले की चेहरे पर शिकन आ जाए। पर आजकल की लड़कियों से कुछ नहीं होता। मैंने काम बांट दिया ताकि लड़ाई ना हो, पर इनसे अपने हिस्से का काम भी ढंग से नहीं होता। सुमित्रा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। छोटी बहू नेहा जो ऊपर के कमरों में झाड़ू लगा रही, उसने भी ये सब सुना। वो चुपचाप नीचे आई और रसोई में कविता के पास गई। अरे दीदी, माँ जी इतना क्यों भड़क रही हैं? अभी तो 7 ही बजे हैं, नाश्ता और खाना साथ में बन रहा है, फिर भी उन्हें चैन नहीं है। हाँ, क्या ही कहूँ नेहा, लगता है कभी कभी माँ जी का दिमाग सटक जाता है, तभी वो बेफालतू में चिल्लाने लगती हैं। चाहे उनके लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, उनकी नजरों में हम हमेशा आलसी और कामचोरी रहेंगे। हमारी मेहनत उन्हें दिखती ही नहीं। दीदी, आप मेरी बात मानो या ना मानो, माँ जी को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी लाडो रानी ननद साहिबा है। ये काजल ही है जो सुबह सुबह माँ जी के कान भरती है। वो खुद तो बिस्तर से 9 बजे सोकर उठती है, पर हमें कामचोर साबित करने में 1 मिनट नहीं लगाती। उसे सोचना चाहिए कि बहू का जीवन कितना कठिन होता है। आखिर सास भी तो कभी बहू थी। माँ जी को अपना समय याद नहीं आता क्या? नेहा, यहाँ खड़ी होकर बातें मत कर। अगर माँ जी या उनकी चमची बेटी ने हमें साथ में बातें करते देख लिया ना, तो फिर ये घर 7वें आसमान पर पहुँच जाएगा। माँ जी हमें ऐसी खरी खोटी सुनाएंगी ना कि कानों से खून बहने लगेगा। तू जाओ और जल्दी से सफाई खत्म कर। आप सही कह रही हो दीदी, तुम लोगों को तो बस मौका चाहिए। अच्छा, आप खाना बनाओ, मैं बाकी का काम निपटाती हूँ। नेहा रसोई से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगा। कविता और नेहा ने मिलकर सबकी प्लेटें सजाई। घर के बाकी सदस्य जैसे कविता के पति और ससुर खाने की तारीफ कर ही रहे थे कि काजल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। छी माँ, आपको नहीं लग रहा कि खाने में नमक कुछ ज्यादा ही है? और ये रोटी देखो कितनी ज्यादा पतली है, ऐसी रोटी से किसका पेट भरेगा? सही कह रही है तू काजल। अरे लगता है बहुओं को ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं है क्या? बस डिग्री दिला दी, घर गृहस्थी का तो ग भी नहीं आता। लेकिन माँ जी, नमक और रोटी का साइज तो बिल्कुल ठीक है। आप और ननद जी बेवजह कमियां क्यों निकाल रही हैं? बाकी सब तो मजे से खा रहे हैं। देख रही हो माँ, भाभी अब आपसे जुबान लड़ा रही हैं। मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आपके सामने ऊंची आवाज में बोलूं, और यहाँ तो भाभी सीधे सीधे आपको झूठा साबित कर रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कविता, अपनी सास को सिखाएगी अब तो। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम चुपचाप खा लेते हैं। कल से अगर खाने में कोई कमी हुई तो याद रखना। कविता की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुपचाप रसोई में चली गई। नेहा ने उसे सहारा दिया, पर दोनों जानती थी कि इस घर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुमित्रा जी अपनी दोपहर की नींद ले रही थी और काजल अपने फोन में व्यस्त थी। तभी घर की घंटी बजी। सुमित्रा जी की दूर की रिश्तेदार मौसी जी आई थी। और सुमित्रा, क्या हाल चाल है? बहुएं तो बड़ी सेवा कर रही होंगी तुम्हारी। अरे क्या खाक सेवा करेंगी, बस नाम की बहुएं हैं। पूरा दिन बस कछुए की चाल से काम करती हैं। और मेरी काजल देखो कितनी समझदार है, घर के काम में मेरा कितना साथ देती है। नेहा और कविता ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि काजल ने आज तक 1 गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पिया था। तभी नेहा ने एक तरकीब सोची। वो ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आई, लेकिन उसने जानबूझकर काजल के सामने वाली प्लेट में कुछ नहीं रखा। अरे भाभी, मेरे लिए नाश्ता कहाँ है? अरे काजल, अभी तुमने खाने के समय कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है और भाभी का हाथ का बना खाना तुम्हें पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा तुम खुद अपने लिए कुछ बढ़िया बना लोगी। आखिर तुम तो माँ जी का इतना हाथ बटाती हो ना। मौसी जी के सामने सुमित्रा जी की सिट्टे पिट्टे गुम हो गई। वो काजल को डांट भी नहीं सकती थी और नेहा को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सही तो कह रही है बहू काजल बेटा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अपने भाभीियों की मदद किया करो। कल को ससुराल जाओगी तो वहाँ क्या करोगी? मौसी जी, मैं तो बहुत काम करती हूँ, पर ये लोग। हाँ हाँ, काजल तो बहुत काम करती है, बस आज उसकी तबीयत थोड़ी ढीली है। नेहा जा, इसके लिए भी कुछ ले आ। नेहा मुस्कुराते हुए रसोई में वापस आ गई। उसे लगा छोटी सी जीत हुई, लेकिन शाम होते ही फिर वही नाटक शुरू हो गया। काजल ने माँ के कान भरना फिर शुरू कर दिया कि कैसे नेहा ने उसे मेहमानों के सामने बेइज्जत किया। कुछ देर बाद सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई काजल को मौसी के सामने ऐसा बोलने? क्या सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? बड़ों का और ननद का सम्मान करना नहीं आता? माँ जी, नेहा का वो मतलब नहीं था, वो तो बस अब एक और शब्द नहीं। कल से तुम दोनों घर का सारा भारी काम करोगी और काजल को कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने चू भी की तो अपने मायके का रास्ता देख लेना। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चले जाती है। तो वहीं कुछ देर बाद दोनों बहुएं छत पर जाकर बैठ जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन दोनों बहुओं के जहन में भारी शोर था। नेहा, कभी कभी लगता है कि बहुओं का कोई अपना घर नहीं होता। मायके जाओ तो मेहमान, ससुराल आओ तो नौकर।
दीदी माँ जी को अपनी गलती तब तक समझ नहीं आएगी जब तक उनके साथ वैसा ही ना हो। वो कहती है ना कि सास भी कभी बहू थी, पर लगता है वो अपना समय भूल गई हैं। जब उनके साथ भी शायद यही होता होगा, पर दुख इस बात का है कि खुद पर बीते होने के बावजूद वो हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और उन दिनों कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अब कुछ दिनों बाद जब घर में सब ठीक हुआ तो काजल की सगाई की बात चलने लगी। लड़के वाले आने वाले थे। सुमित्रा जी ने आदेश दिया कि सारा खाना कविता बनाएगी और नेहा पूरे घर को फूलों से सजाएगी। काम का बोझ इतना था कि कविता की कमर टूट रही थी और नेहा के हाथों में छाले पड़ गए थे। तो वही काजल तैयार होते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरी साड़ी ठीक से प्रेस की है ना? और सुनिए, चाय में अदरक ज्यादा डालना, लड़के वालों को पसंद है। हाँ काजल, सब हो गया है। जब लड़के वाले आए तो उन्होंने बहुओं का काम देखा। लड़के की माँ बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने देखा कि कैसे सुमित्रा जी अपनी बहुओं को इशारों इशारों में डरा रही थी और कैसे काजल बस महारानी बनी बैठी थी। सुमित्रा बहन, आपकी बहुएं तो बड़ी गुणी है, सारा काम अकेले संभाल लिया, और आपकी बेटी काजल, इसे रसोई का कुछ काम आता है? अरे क्या बात कर रही है बहन जी, मेरी काजल तो अन्नपूर्णा है, सारा घर यही संभालती है, बहुएं तो बस इसकी मदद करती हैं। कविता और नेहा रसोई के दरवाजे से ये झूठ सुन रही थी। नेहा का मन किया कि अभी बाहर जाकर सच बोल दे, पर कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नेहा, आज नहीं, इसकी शादी होने दे। जब ये अपने ससुराल जाएगी तब इसे और माँ जी को असलियत पता चलेगी। अपनी जेठानी की बात सुनकर नेहा रुक जाती है। समय गुजरता है और काजल की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के महज 1 महीने बाद ही काजल का फोन रोते हुए आने लगा। माँ, यहाँ मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। सुबह 4 बजे उठा देती है, सारा खाना मुझसे बनवाती है और जरा सी गलती होने पर पूरे मोहल्ले के सामने सुनाती है। माँ, मुझसे नहीं होता ये सब। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बेटी को काम कराने की? मैं भी बात करती हूँ उनसे। सुमित्रा जी ने जब काजल की सास को फोन किया तो वहाँ से जो जवाब मिला उसने सुमित्रा जी के होश उड़ा दिए। अरे सुमित्रा जी, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी अन्नपूर्णा है और सारा घर संभालती है। मैं तो बस वही करवा रही हूँ जो उसे आता है, और वैसे भी बहुओं का जीवन तो कठिन होता ही है। ये तो आपने खुद ही सिखाया होगा अपनी बहुओं को, है ना? सुमित्रा जी के हाथ से फोन छूट गया। उन्हें अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। वो धीरे से रसोई की तरफ बढ़ी। वहाँ कविता और नेहा हमेशा की तरह काम में जुटी थी। सुमित्रा जी को देखकर कविता डर गई कि शायद फिर कोई ताना मिलने वाला है। माँ जी, बस चाय बन गई, मैं ला ही रही हूँ। रहने दे कविता, आज चाय मैं बनाती हूँ, तुम दोनों जाकर आराम करो। कविता और नेहा एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सुमित्रा जी के बोल बदल गए हैं। सुमित्रा जी की आंखों में आज वो गुस्सा नहीं बल्कि एक पछतावा था। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर थोड़ी देर बाद सुमित्रा खुद ही उन्हें सारी बात बता देती है और अपनी बहुओं से माफी मांगती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहुएं उसे माफ कर देती हैं और इस तरह सुमित्रा अपनी बहू को बेटी की तरह रखने लगती है। आज तो लगता है दिल्ली भी शिमला बन गया है। कितनी भयंकर ठंड है। माँ, जरा 1 कप कड़क वाली चाय बना दो ना। माँ, वो भी अदरक मारकर। ये देखो, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है लेकिन अभी तक अपनी माँ को चाय बनाने को कह रही है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे तुझे तो मुझे चाय बनाकर देनी चाहिए। ठंड में बर्तन धोकर आई हूँ मैं। माँ, बना लो ना। आपको पता है ना मुझे चाय बनाने में कितनी आफत आती है। बस उसके उबलने के इंतजार में कितनी देर तक खड़े रहो, और ऊपर से उस छलनी से चाय छानना मेरे बस की बात नहीं है। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। अपने सास ससुर को 1 कप चाय भी नहीं पिला पाएगी ये तो, और मेरी नाक कटवा कर आ जाएगी ससुराल में। कौशल्या बड़बड़ाते हुए रसोई में चाय बनाने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद प्रज्ञा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के अगले दिन वो रसोई में जाती है जहाँ पहले से ही उसकी सास और जेठानी होती है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी देवरानी, दूध जैसी गोरी चिट्टी। बिल्कुल ठीक कहा बड़ी बहू। तभी प्रज्ञा की नजर वहाँ रखे ढेर सारे दूध पर जाती है। इतना सारा दूध? हमारा कोई डेयरी का काम भी है क्या माँ जी? या ये मेरी पहली रसोई में खीर बनाने के लिए आया है? नहीं देवरानी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इस घर की चाय के लिए आया है। लेकिन चाय के लिए तो 12 कप में भी 1 लीटर दूध बहुत है ना जेठानी जी? सिर्फ 12 कप चाय बहू? अरे यहाँ तो दिन भर में 500 कप चाय बन जाती है, और 1 कप तो कोई पीता ही नहीं। कम से कम 15-20 कप तो एक आदमी ही पी जाता है। महीने की चाय पत्ती कम से कम 50 किलो लग जाती है, और चीनी और दूध का तो पूछो ही मत। बड़ी बहू, इसे जरा वो चाय का पतीला तो ला कर दे, उसमें ये चाय बना लेगी। प्रज्ञा की जेठानी उसे स्टोर रूम से बड़ा सा पतीला ला कर देती है। ये लो देवरानी जी, अब इसे भरकर बना दो। जानती हो ना कितना बड़ा परिवार है हमारा, और यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको चाय कितनी पसंद है। चलो अब जल्दी से चाय बना कर ले आओ। प्रज्ञा के परिवार में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे, 5 ननद, 4 देवर, सब लोग रहते थे। सभी चाय के बड़े शौकीन थे। प्रज्ञा बड़ा सा पतीला लेकर बड़बड़ाते हुए चाय बनाने लगती है।
हे भगवान, मैंने पहली बार इतना बड़ा पतीला भरकर चाय बनाई है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 500 कप चाय पीने वाला ससुराल मिल जाएगा। इतनी चाय तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं बनाई जितनी यहाँ आकर कुछ दिनों में बना डाली। कुछ देर बाद वो सबको ढेर सारे कप में चाय बनाकर परोसती है। चाय की पहली चुस्की लेते ही उसकी सास उसमें कमी निकालते हुए कहती है, ओहो हो बहू, चीनी तो कितनी सारी घोल दी इसमें। बहू पूरा कनस्तर ही उड़ेल दिया है क्या चीनी का। सॉरी माँ जी, वो पहली बार इतनी सारी चाय बनाई है ना, तो लगता है अंदाज गलत बैठ गया। अगली बार से ध्यान रखूंगी। भाभी, ये चाय तो इतनी मीठी हो रही है जैसे चाशनी, और इसमें रसगुल्ला डाल दिया जाए तो मीठा हो जाए। लेकिन मेरे लिए तो तूने एकदम परफेक्ट बनाई है, मुझे तो ऐसी चाय पसंद है। एक एक कर वो सब लोग ठंड से ठिठुरते हुए सारी चाय पी जाते हैं, जिसके बाद वो सभी के जूठे कप उठाकर चाय के कप धोने लगती है, साथ ही चाय का बड़ा सा पतीला भी। इसके बाद दिन में जब वो अपने कमरे में आराम करने जाती है तो उसकी जेठानी के बच्चे कमरे में आकर उसे जगाते हुए कहते हैं, चाची उठो ना, हमारे लिए चाय बना दो, हमें बहुत ठंड लग रही है। उठो ना चाची। क्या है मोनू रूही, चैन से लेटने दो ना, और रसोई में सैंडविच रखी है, वो जाकर खा लो। बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। तभी उसकी ननद वहाँ आती है। भाभी, ओ भाभी, क्या यार रजाई में दुबकी पड़ी हो, दोपहर की चाय का टाइम हो गया, जाओ जाकर चाय चढ़ा दो। लेकिन अभी 2 घंटे पहले ही तो आप सबने चाय पी थी। हाँ तो 2 घंटे हो गए उस बात को। चलो अब उठ जाओ, माँ का ऑर्डर है, अब ये सुस्ती छोड़ो और चाय चढ़ा दो। माँ भी बाहर चाय का इंतजार कर रही। प्रज्ञा मन मार कर उठ जाती है और एक बार फिर पतीला भर कर चाय बनाने रसोई में चली जाती है। जी देवर जी, लो एक और फरमाइश। जी तो चाह रहे इस चाय के पतीले में जमाल गोटा मिला दो। ये ठंड, हाय भगवान, मेरी फूटी किस्मत। मेरे तो ससुराल में सारे के सारे चाय के चूसडे भरे पड़े हैं, जिन्हें दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस चाय ही चाय चाहिए। इनका बस चले तो चाय के टैंकर में डूब पड़ी और सुड़क सुड़क कर चाय पीते रहे। एक तो वैसे इतनी ठंड है, खुद तो रजाई के अंदर घुसे पड़े रहेंगे और मुझे ऑर्डर करते रहेंगे। बहू, इलायची और अदरक डालना मत भूलना। जी माँ जी। और भाभी, चाय बना ही रही हो तो गर्मा गर्म पकौड़े भी बना देना, ठंड का मौसम है, मजा आ जाएगा। इसी तरह प्रज्ञा के ससुराल में दिन में 500 कप चाय बनाने का सिलसिला जारी रहता है। ठंड में इतने कप और बर्तन धोकर तो उसके हाथ भी सूज पड़ते। एक रोज, ननद जी जरा यहाँ आओ, ये कप तो धो दो। ना भाभी ना, मुझसे नहीं धोते, मुझे तो ये कप धोने आते ही नहीं। ये कहकर ननद वहाँ से चली जाती है। बर्तन धोने नहीं आते, लेकिन इन कप में ठूस ठूस कर चाय पीना तो खूब आता है। इस ससुराल में सुबह उठो तो चाय बनाओ, दिन में चाय बनाओ, शाम में चाय बनाओ, रात में सोने जाओ तो भी चाय बनाओ। कभी कभी मन करता है चाय का टैंक लाकर उसकी पाइप इनके मुंह में डाल दो। क्या हुआ प्रज्ञा, बाहर सब चाय का वेट कर रहे हैं, जल्दी लाओ। देखो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक तो सुबह शाम 500 कप चाय भी बनाऊं और ऊपर से इतने सारे कप भी दो। अरे तो कोई बात नहीं, मैं डिस्पोजेबल कप ले आता हूँ, तुम उसमें सबको चाय दे देना। अब वो डिस्पोजेबल कप में सबको चाय बनाकर देती है, लेकिन अब तो डिस्पोजेबल कप का कचरा तक भी उसे उठाने पड़ता। एक रोज, अब मेरी बस की नहीं है चाय बनाना, मैं इस 2 महीने में ही चाय बनाकर थक गई हूँ। बहू, तुम इस घर की बहू हो और चाय बनाना तुम्हारा फर्ज है। ओफो, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आप सबकी तबीयत खराब हो जाएगी इतनी चाय पीकर। इतनी चाय पीना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन कुछ ही दिनों में घर वालों को चाय से दिक्कत होने लगती है। किसी को गैस तो किसी को एसिड और किसी को कब्ज की दिक्कत होने लगती है। एक दिन अचानक सास का बीपी काफी हाई हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या हो गया? माँ को कल तक तो पूरी तरह ठीक थी। मुझे लगता है आप सब चाय के बड़े शौकीन हैं, लेकिन ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आपकी माँ जी को चाय के कारण एसिड, बीपी और गैस की शिकायत हो गई है, और यही सब बीमारी आपको भी हो सकती है। इसलिए चाय से जितना परहेज कर सके उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। अब सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सब चाय पीना कम कर देते हैं। अब वो दिन में बस एक बार ही चाय पीते, वो भी बस एक एक कप ही। लेकिन इन सबसे अब प्रज्ञा बड़ी खुश थी। उसे अब दिन में